आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते स्टार्ट। आज रहने वाली है हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनकी पूरी संभावनाएं हैं हमारे एग्जाम में आने के लिए। ओके, तो वे सभी आज हम इसमें देखेंगे। उसमें हमारी साइंस के भी क्वेश्चंस रहने वाले, होम साइंस के भी क्वेश्चंस रहने वाले, सोशियोलॉजी के भी और होम साइंस के भी। ठीक है, तो चलिए करते स्टार्ट। और कल रहेगी हमारी साइंस की मैराथन। ओके, चलिए। और परसों देखेंगे सोशियोलॉजी या फिर क्या बोलते हैं उसको, होम साइंस की। इन दोनों में से कोई एक कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज पीडीएफ का कलर बैकग्राउंड कलर मतलब ब्लैक है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताना, अगर हो तो बाकी वो जो लास्ट वीडियो में था वही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में है। तो क्या अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 42 या 44 या फिर 45? तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 41। ओके, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है कि जो कुछ दशाओं में मतलब काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, देखो क्या हुआ कि मतलब 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 से प्रभावी होता है। ये जो था मतलब जो सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की जो पूर्ति करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि मतलब गरीबों की सहायता करना है ना, उनको जो योजनाएं वगैरह हैं उपलब्ध कराना। और वर्तमान में देखो 5 योजनाएं चल रही हैं। कितनी? 5। अब कौन कौन सी है वे भी देख लेते हैं। एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना है। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये जो है दोनों। ठीक है, और तीसरी क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और चौथी है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस भाग के तहत किया गया है? तो देखो किस भाग के तहत किया गया? ये है भाग 3। भाग 3। ठीक है, भाग 3 का अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, भाग 3 का अनुच्छेद 17। देखो अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो कैसे पूछ सकता है? सभी को पता है तो कि जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है। ठीक है, इसमें क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, परंतु भाग 3 पूछ ले तो इसमें एक बार को माइंड जोर पड़ेगा मतलब, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रख लेना है, जो मतलब आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वे क्या भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं। देखो और अगर एक और बात ध्यान रखो, अगर इनका हनन होता है, ठीक है, आपके राइट्स का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप उसका दरवाजा खटखटा सकते हो और 226 के तहत किसका? हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। बिल्कुल इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। सितंबर 2022 में जारी HDI इंडेक्स में भारत के कितने पड़ोसी देशों की रैंक भारत से आगे? कब पूछा है? 2022 पूछा है। बिल्कुल इतना भी ध्यान रख लेना है। तो कितने देशों की आगे है? 3 देशों की। ठीक है, 3 देशों की। अब ये 3 देश है कौन कौन से? एक तो बांग्लादेश है, अपना बांग्लादेश है। ठीक है, एक है भूटान, ठीक है, बांग्लादेश है, भूटान है और श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। ओके, बिल्कुल इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और तो भारत की रैंक क्या थी? एक और ध्यान रखो, चीन भी है। ठीक है, वह भी अपना पड़ोसी देश ही है। ठीक है, चीन, ये भी बिल्कुल इतना अच्छे से ध्यान रख लो। तो कितने? 4 हुए, है ना, 4 हुए। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब भारत की रैंक, अब ये पता होना चाहिए कि जो HDI इंडेक्स है वह जारी कौन करता है? बिल्कुल कितने अच्छे से बताया था, कौन करता है? UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
चलिए, अब यूएनडीपी जारी करता है एचडीआई इंडेक्स, ठीक है। पहला इंडेक्स 1990 में आया था, ओके। और भारत की रैंक 2022 में कितनी थी? भारत की रैंक थी 2022 में 132। बिल्कुल, इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में दलित शब्द का आरक्षित अर्थ है तो क्या है? तो क्या हाथों से दबाया हुआ, या पीछे धकेला हुआ, या फिर पैरों से कुचला हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, भारतीय भाषाओं में दलित का अर्थ क्या है? जो सबका अर्थ मतलब अर्थ क्या है दलित का? देखो, यह है क्या? पैरों से कुचला हुआ, पैरों से कुचला हुआ, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो देखो, प्रथम पिछड़े वर्ग का आयोग जो था, ठीक है, उसका गठन हुआ 1953 में, 1953 में, ठीक है। बिल्कुल, काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी उनकी सिफारिश पर, ठीक है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए, सामान्यतः कम से कम एक परिवार में कितनी पीढ़ियां सम्मिलित होती हैं? तो देखो, आपको डाउट है ना, विवाद है, मतलब 3 भी और 2 भी। देखो, मोस्टली क्या 2 ही होती है ना, 2 ही। जो एकल परिवार है ना, तो उसमें 2 ही होती है। आपसे पीढ़ियां पूछा गया, पीढ़ियां, सदस्य नहीं, पीढ़ी पूछी गई। एक तो देखो पीढ़ी माता पिता वाली हो गई, है ना, माता पिता वाली होगी एक तो पीढ़ी, माता पिता, है ना। और एक हो गई जिसमें बच्चे हैं, है ना। तो कितनी हुई? 2 हो गई ना। बिल्कुल, आपसे पीढ़ियां पूछा गया है, ठीक है। अब हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है तो कैसी है? जो मानव स्वभाव को रेगुलेट करती है, या जो जीवन पर्यंत चलती है, या जो सीखने की क्रिया पर आधारित होती है, या इनमें से सभी? तो देखो, सामाजिक प्रक्रिया कैसी है? समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है? राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यह जीवन मतलब जो मानव स्वभाव को रेगुलेट करती है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। जो जीवन पर्यंत चलती है समाजीकरण प्रक्रिया, ओके। और जो सीखने की क्रिया पर आधारित होती है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखो, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये आई कब? 12 अप्रैल 2005 को, 2005 को, है ना। बिल्कुल, इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बीपीएल परिवार जो होते हैं, ठीक है, जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल परिवारों को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित यानी कि कम करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पोषक तत्वों के संरक्षण की पद्धतियों में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? देखो, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल पहले धुलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि उसके बाद के उसके जो कि जितने भी मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं वे सभी निकल जाते हैं, है ना, अधिक पकाने पर। और तीसरे में क्या है कि सब्जियों को अधिक से अधिक पकाना चाहिए, बिल्कुल गलत, है ना। आपसे पूछा गया है कि नहीं पूछा है ना कि भोजन पकाते समय इमली या नींबू के रस का प्रयोग करने से विटामिन में हाँ संरक्षण, तो आपसे पूछा गया है कि शामिल नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओके। चलिए, ज़्यादा नहीं, मतलब कम पकाना चाहिए। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाते हैं? तो किस विधि में हो जाते हैं? क्या अपव्ययन विधि, या निर्जलीकरण विधि, या वर्णहीन, या फिर अचार बनाना? तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो, निर्जलीकरण जो विधि है, निर्जलीकरण, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है आप सभी को। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने लेख में जनसंख्या सिद्धांत दिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? क्या माल्थस ने 1998 में अपने लेख एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया, ठीक, या फिर माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से? तो देखो, राइट आंसर दोनों ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो माल्थस साहब है, ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि जो जनसंख्या की वृद्धि है ना, तो गुणोत्तर यानी कि 2 दुगनी फिर चौगनी, 4 की फिर
क्या बोलते हैं 8 गुनी, फिर 16 गुनी, फिर 32 गुनी, ऐसे ही 64, 128, ऐसे ही, है ना, ऐसे ही बढ़ते जाना। और जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, वह तो गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है, परंतु जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, उसकी वृद्धि होती है नॉर्मल श्रेणी से, नॉर्मल से। एक कैसे, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में चिकित्सा गर्भपात अधिनियम किस वर्ष का है? तो किस वर्ष का है? देखो 1971 का है, 1971 का है, ठीक है, 1971 का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1971 का। और अभी क्या हुआ 2021 में इसमें संशोधन हुआ, ठीक है, जिसमें पहले क्या था कि मतलब जो अनमैरिड जो गर्ल्स थी, ठीक है, वोमेंस थी, वे नहीं करा सकती थी अबॉर्शन, लेकिन अब करा सकते हैं। और पहले 20 वीक था और अब क्या 24 वीक। बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रख लेना है बाकी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस वर्ष जनन बाल स्वास्थ्य उपागम की पहली बार अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया? तो देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1995 को, 1995 को, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन असुमेलित है? तो बताना है। देखो जो विशेष विवाह अधिनियम है, जो विशेष विवाह अधिनियम है 1954 का है, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। जो हिंदू विवाह अधिनियम है, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, HMA, तो वह 1955 का है, यह भी बिल्कुल राइट है। जो दहेज निरोधक अधिनियम है 1961 का है, यह भी बिल्कुल राइट है। परंतु जो पूछा गया कि हिंदू उत्तराधिकार 1953 का नहीं, 1956 का है, 1956 का है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन में कितनी कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो प्रोटीन से आपको क्या ध्यान रखनी है, 3-4 बातें ध्यान रखो इसके बारे में बस। जो क्या बोलते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ठीक है, ग्राम में अगर सबसे अधिक ऊर्जा पूछी जाए तो किससे? बसा से कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी, ठीक है। फिर पूछा जाए कि सर्वाधिक यानी कि सबसे जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपको राइट आंसर क्या देना होगा? कार्बोज, ठीक है, जिससे जल्दी प्राप्त होती है कार्बोज। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। आपने देखा हो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वे सभी क्या कार्बोज मतलब ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे जल्दी एनर्जी मिलती है। फिर आपसे पूछा है कि प्रोटीन देखो प्रोटीन है बॉडी निर्माता, शरीर निर्माता, ठीक है। तो प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? प्रोटीन से मिलती है 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन से मिलती है कितनी? 4 किलो कैलोरी। बिल्कुल ध्यान रखो, ऐसे है 4.184 करके, 4.184 करके, परंतु ध्यान क्या रखना है? 4, ठीक है। चलिए और साथ में देख लेते हैं अल्कोहल से कितनी मिलती है? अल्कोहल से मिलती है 7 किलो कैलोरी। बिल्कुल, तो हमसे पूछा गया कि प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस वर्ष की है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस वर्ष की है? तो देखो यह है 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुई थी। कब की है? 2019 की। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है? तो देखो जो मसली हुई मछली है ना, तो वह भी नहीं है, और उबला हुआ अंडा यह भी नहीं है, जल यह भी नहीं है, मसले हुए फल है ना। तो आपसे पूछा है कि जो ठोस पूरक आहार नहीं है तो वह क्या नहीं है? जल नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड बिल्कुल तरल आहार। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जो मसली हुई मछली यह भी ठोस ही है, और जो अंडा यह भी ठोस ही है, और मसले हुए फल यह भी ठोस ही है ना। क्या नहीं है? जल नहीं है, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस मैरास्मस है, ठीक है, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है तो किन में पाई जाती है? देखो जो मैरास्मस बीमारी है, ठीक है, वे पाई जाती है 1 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती है जो मैरास्मस बीमारी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है।
देखो क्या होता है इसमें, मतलब शरीर में जो प्रोटीन की मतलब दिन पे दिन क्या जो बॉडी होती है, मतलब शरीर है, ठीक है, बच्चे को सूखता जाता है, ठीक है, दुबला पतला हो जाता है और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और जो पेट है ना, पेट है, ठीक है, वह एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है, आगे को निकल जाता है, आगे की तरफ को, यही सब तो अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा, और क्या ध्यान रखें, जो प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की वजह से होती है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा, ठीक है, इसकी कमी से जो मैरस्मस है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से क्या, मतलब रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का क्या लक्षण है। तो देखो क्या है, क्या गठिया है या संधिशोध है या आम बात है या फिर आम बनिक हृदय है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, जो गठिया बीमारी है, गठिया, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड होता है ना, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। तो वह क्या होता है, जोड़ों में मतलब भर जाता है, ठीक है, तो इसी से फिर क्षय, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्षय होने लगता है, जो जोड़ वगैरह हड्डियाँ वगैरह है ना, तो ये सब। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गठिया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI, ठीक है, ज्ञात करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो देखो बॉडी मास इंडेक्स जो ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई भी आवश्यक है, ठीक है, और लंबाई के साथ उसका वजन भी आवश्यक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वजन जो BMI है, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए वजन भी आवश्यक है और क्या, लंबाई भी आवश्यक है। अब देखो BMI का जब बात आई है तो इसका हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। देखो कैसे नापते हैं BMI इंडेक्स, कैसे नापते हैं, देखो ऊपर तो रखते हैं क्या, वजन, वजन है ना, वह भी किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में, और नीचे क्या रखते हैं, लंबाई रखते हैं, वह भी किसमें, मीटर में, मीटर में। बिल्कुल ये स्पेशली ध्यान देना है आपको, कभी ये पता चले कि ऊपर सेंटीमीटर या फिर क्या ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। तो वजन रखते हैं ऊपर किलोग्राम में और नीचे रखते हैं लंबाई मीटर स्क्वायर में, ठीक है, बिल्कुल इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा विटामिन जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वह शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और शरीर पर घातक प्रभाव डालते हैं। तो क्या विटामिन B कॉम्प्लेक्स या विटामिन E व C या विटामिन C व B या विटामिन A व D। तो कौन से विटामिन है वे विटामिन है A व D, विटामिन A व D है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब आवश्यकता तो इनकी जो विटामिन है ना, तो आप सभी को पता ही है, मतलब आयु में, मतलब जो इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में, तभी तो इनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है ना, मतलब सूक्ष्म मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है जो विटामिन है, ठीक है, जो विटामिन A व D है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं, और इनके सभी के सभी मैंने क्लास जो कराई थी विटामिन वाली, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना, स्पेशल क्लासेस बड़ी है, ठीक है। तो सभी के आपको रासायनिक नाम जो केमिकल नेम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए, पता चले या विटामिन A ना लिखा हो, रेटिनॉल लिखा हो, इधर D ना लिखा हो, कैल्सीफेरोल लिखा हो, ये सब, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, प्रति वर्ष विश्व स्तनपान दिवस मतलब सप्ताह मनाया जाता है। तो इसमें बताने वाली बात है नहीं, सभी को पता है कब, 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है ना। चलिए अच्छे से देख लेना, 1 से 7 अगस्त, और इसकी थीम वगैरह मैंने सभी बताई हुई है, ठीक है, देख लेना एक बार। अब आगे देखते हैं, NFHS 5 रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक टीकाकरण की दर किस राज्य में है। तो किस राज्य में, देखो यह है केरल नहीं, ओडिशा कितनी है, 91%, ओडिशा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा, ठीक है। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पर है कौन, पश्चिम बंगाल। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। तो क्या एरिक एनन के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा या फिर कोहलबर्ग के द्वारा, तो किसके द्वारा की गई है ये की गई, जीन पियाजे जो हैं। मैंने ग्रुप में जीन पियाजे के चारों सिद्धांत जो थे अच्छे लिख कर डाले थे उसमें, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स में डाले थे, तो देख लेना उनको भी एक बार, बहुत मोस्ट है, ठीक है। जो जीन पियाजे है ना, कितने 4 सिद्धांत दिए, 4 सिद्धांत, ठीक है, इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट,
इन्फ्लुएंजा रोग मतलब किससे होता है? तो क्या वायरल डिजीज है या फिर जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर कवकीय है? तो देखो जो इन्फ्लुएंजा है ना इन्फ्लुएंजा, तो ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित है ना, विषाणु जनित। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और भी देख लेते हैं जो विषाणु जनित, एक तो छोटी माता होगी, खसरा, रेबीज, एड्स, ट्रैकोमा, यही सब है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्न में से मलेरिया का कारक है, तो मलेरिया का कारक क्या है? तो देखो हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो प्लाज्मोडियम विवेक्स भी है जो मलेरिया है ना, मतलब इसकी जो प्लाज्मोडियम विवेक्स भी है और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी है और प्लाज्मोडियम ओवेल भी है। ये सभी क्या है जो मतलब मलेरिया है ना इसके कारक हैं। ये अलग अलग पार्टिकुलर मतलब उसमें बटे हुए हैं, ठीक है, मतलब मलेरिया के प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना जो इसका कारक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 27, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो किस धारा के अंतर्गत कर सकती है? तो आप सभी को राइट आंसर क्या बताना है? जो मतलब क्या पूछा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 497। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना। अब आगे चलते हैं। न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो नवजात शिशु मृत्यु बोलते हैं, ठीक है, तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी NMR बोलते हैं जिसको आज से आशय है। तो क्या जन्म के बाद 24 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 22? देखो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जन्म के बाद 28 दिनों के अंदर होने वाली मृत्यु को क्या बोलते हैं? NMR बोलते हैं, NMR यानी कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कितना जुर्माना मतलब लगाया जाएगा उस व्यक्ति पर? तो देखो कितना जुर्माना? 15,000 तो जुर्माना प्लस 5 वर्ष की कैद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। और जो दहेज निरोधक एक्ट है तो वह कब का है? आप सभी को पता ही है, अच्छे से बताया ही था, 1961 का। और जो संशोधित कब? 1986 में। बिल्कुल ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। संचार पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। तो देखो संदेश है, उत्तर है, टेलीफोन है या माध्यम है? तो देखो जो मैसेज भी होना चाहिए, ठीक है, मैसेज भी होना चाहिए और जो रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं, उधर से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मतलब चैनल यानी कि किस माध्यम से जा रहा है, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा किस में है? देखो ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, देखो मैसेज भी होना चाहिए, क्या मैसेज है मतलब जिस तक पहुंचाना है, और रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए उधर से, और मतलब चैनल भी यानी कि किस माध्यम से पहुंचाना है। बाकी टेलीफोन ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, रेडियो के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल और खुद के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए मतलब व्यक्तिगत माध्यम से भी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइम मतलब भूरापन, जिसको ब्राउनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो को निम्न के द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो किसके द्वारा? आपसे पूछा है नहीं। देखो नहीं पर विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है, नहीं पूछा है तो किससे नहीं? देखो एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके भी रोक सकते हैं, संतुलन करके भी, परंतु पानी में डुबा कर भी, परंतु हवा में खुला छोड़कर नहीं रोक सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, होम साइंस से बिल्कुल अच्छे से आप एक बार 2-3 बार क्वेश्चंस को पढ़ना, बाकी कर जाओगी। ठीक है, जो मतलब क्वेश्चंस मतलब जो दिक्कत देते हैं वही होते हैं, जो डाटा वगैरह, और जो कुछ सोशोलॉजी के हैं थोड़े बहुत 2-3 चैप्टर, बाकी सब तो आपकी मतलब मानसिक क्षमता पर ही, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस तो मानसिक क्षमता पर ही आ जाएंगे। ठीक है, जिनको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना क्वेश्चंस को, बाकी कर लोगे आप आराम से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बेसहारा बच्चों हेतु
समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया 1992 में, 1992 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या है? तो भारत की रैंक थी 2022 में, पूछा है ना 2022 में, तो 2022 में भारत की रैंक थी कितनी? 135, 135। ठीक है, कितनी थी? 135। देखो ये जारी कौन करता है? जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है, ठीक है, तो ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है जो WEF, जो विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, WEF विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो टोटल मतलब जो WEF जो विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, तो इसमें कितने टोटल 146 देश शामिल है, ये भी अच्छे से ध्यान रखो। अब आगे चलते हैं। देखो तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से असत्य छांटकर बताइए। तो आपको बताना है असत्य। ठीक है, चलिए देखो क्या मोनोसैकेराइड, देखो जो असत्य और सत्य मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है। 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से आंसर दे दोगे आप। तो इसमें क्या पूछा है कि असत्य बताना है। ठीक है, सत्य, असत्य, नहीं और हाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है कि असत्य छांट कर लिखिए। अब मोनोसाइट, जो मोनोसाइट है, ठीक है, सबसे सरलतम रंगहीन घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि माल्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल राइट है। और फिर क्या है कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा या फिर मिल्क शुगर भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है ये भी। फिर क्या है कि डाइसैकेराइड मीठे तथा जल में अघुलनशील होते हैं, ये गलत है, अघुलनशील नहीं घुलनशील होते हैं, है ना। तो राइट आंसर ये हमसे पूछा है कि नहीं है, नहीं है, है ना, तो नहीं है, तो पूछा क्या है कि नहीं है। देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोज है, वो 3 रूपों में बटा हुआ, एक तो पॉलीसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड, मतलब एक तो मोनोसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा गया असत्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। निम्न में से दिए गए पोषक तत्वों में दूध से मतलब दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? देखो एक तो दूध में, तभी तो दूध को पूरा पोषण आहार नहीं बोला जाता, इसीलिए नहीं बोला जाता क्योंकि आयरन प्लस विटामिन सी की जो मात्रा होती है वह अल्प मात्रा मतलब नहीं पाई जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक तो आयरन नहीं पाया जाता, ठीक है, और एक सी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पाए तो जाते हैं परंतु अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको पूरक पोषण आहार नहीं बोला जाता। ठीक है, मतलब संपूर्ण डाइट नहीं बोला जाता इसको, इसी वजह से। परंतु अब क्या आता है, जो मतलब ये पैकेट वगैरह के दूध आते हैं फोर्टिफाइड होकर, ठीक है, चलिए इनमें सभी में मिलाया जाता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36, स्त्री में ऋतुस्राव चक्र जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, तो प्रारंभ होता है। तो देखो मोस्टली क्या मतलब 10 से 12 साल भी बोल सकते हैं। अब तो खैर जितना भी खान पान की वजह से कम ही होता जा रहा है टाइम पीरियड, परंतु मोस्टली क्या 12 से 13 वर्ष की एज में स्टार्ट हो जाते हैं, 12 से 13 वर्ष की एज में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखो मोस्टली क्या है मतलब 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होकर क्या 40 से 50 वर्ष की एज तक ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोल सकते हैं, ऋतुस्राव भी बोल सकते हैं, ऋतुधर्म भी, मासिक धर्म भी, और ऋतुस्राव चक्र ये बता ही दिया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार। ठीक है, कितने? 2 प्रकार। एक तो अब कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्थूल क्रियात्मक विकास, और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। देखो अब देखते हैं आगे। देखो स्थूल में क्या है मतलब बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना इत्यादि, यही सब जो बच्चा मतलब 4 से 5 वर्ष की एज तक करता है। और सूक्ष्म में क्या है मतलब जो छोटी छोटी मांसपेशियों का संयोजन होना है। ठीक है, जैसे पकड़ना, लिखना, है ना, मतलब हाथ पकड़ के, और चित्र वगैरह बनाना पेंसिल पकड़ के, यही सब सूक्ष्म में आता है। अब आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। मानव विकास शुरू होता है तो क्या प्रसव पूर्व अवस्था से या प्रसव उपरांत अवस्था से या उत्तर बाल अवस्था से या किशोरावस्था से। तो देखो आप सभी को पता ही है जो मानव विकास है, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होकर जब तक मृत्यु होता है तब तक विकास चलता है, मतलब निरंतर प्रक्रिया से, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपसे पूछा कि प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है, स्टार्ट होता है जो मानव विकास है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं, देखो कैसे, एक पहले तो भ्रूण बनेगा, है ना, फिर उसके बाद शिशु बनेगा, फिर बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो किससे की जाती है? देखो ये की जाती है क्या कॉलीफॉर्म टेस्ट के द्वारा या आयोडीन टेस्ट के द्वारा या फिर कैल्शियम टेस्ट के द्वारा या फिर फॉस्फेट। देखो यह की जाती है जो फॉस्फेट टेस्ट होता है, फॉस्फेटेज टेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय टीकों में कौन से टीके मतलब जन्म के समय दिए जाते हैं? आपसे यही पूछा है कि जन्म के समय कौन से टीके दिए जाते हैं। तो देखो तो BCG दिया जाता है, BCG और हेपेटाइटिस बी और OPV, है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर वी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख। एक तो BCG, ठीक है, BCG बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन और हेपेटाइटिस बी और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, अच्छे से आपको इतना ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41। दुग्ध प्रोटीन किस आवश्यक अमीनो अम्ल से धनी होता है? ठीक है, तो क्या है? ट्रिप्टोफैन या ऑर्जिनिन या लाइसिन या सिरिन। तो देखो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसिन, है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं आगे। और दूध में क्या बताया था कि विटामिन जो मतलब वो होता है विटामिन सी, ठीक है, और आयरन की मतलब अल्प मात्रा होती है, तभी इसको पूर्ण पोषण आहार नहीं बोला जाता, मतलब कंप्लीट डाइट नहीं बोला जाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 42। हैजा निम्न में से किसके कारण मतलब किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो देखो हैजा आप सभी को पता ही है, क्या वायु से फैलता है या भोजन से या फिर जल से? तो देखो हैजा फैलता है दूषित जल से और हैजा का इसका किससे? दूषित जल से। और इसका जो मतलब जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वे कौन है? विब्रियो कॉलेरी। कौन है? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं। और कैसे डिजीज है? बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जनित डिजीज। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है। देखो डाउन सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्र की असामान्यता संबंधी विकार है। जो डाउन सिंड्रोम है क्या है कि गुणसूत्र की असामान्य संबंधी एक विकार है। देखो नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, हम तुम में क्या मोस्टली क्या होता है, मतलब नॉर्मली 23 माता से मिलते हैं, 23 पिता से मिलते हैं, ठीक है, टोटल कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। परंतु जो डाउन सिंड्रोम है इसमें एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। कितने हो जाते हैं इनमें? 47, ठीक है, 47 हो जाते हैं। तो इससे संबंधी जितने भी विकार हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एनीमिया को समाप्त करने के लिए स्किल सेल एनीमिया मिशन किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया? तो देखो ये लक्ष्य रखा गया कब तक? 2047 तक का, 2047 तक का लक्ष्य रखा गया। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष का है? तो देखो राष्ट्रीय जो कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम है यह 1955 का। तो राइट आंसर हमारा यही होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखो सघन मिशन इंद्रधनुष पूछा गया है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष की कब हुई। मिशन इंद्रधनुष की हुई 2014 में। और फिर पूछा कि सघन मिशन इंद्रधनुष, तो सघन मिशन इंद्रधनुष की कब जो शुरुआत हुई? 8 अक्टूबर 2017 को, 8 अक्टूबर 2017 को। और मिशन इंद्रधनुष की हुई 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है, बिल्कुल इतना अच्छे से ध्यान रखो।
फिर 2019 में क्या मिशन जो 2.0 सघन मिशन 2.0 आया, फिर 2021 में वही आया 3.0, फिर 22 में क्या बोलते हैं 4 अब आया, अगस्त में आया अभी पीछे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY के नाम से जिसको जानते हैं, तो किस वर्ष शुरू हुई? जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुई? ये स्टार्ट हुई 2010 में, 2010 में। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति है ना, तो इसको पूछा गया कि किस नाम से। देखो इसको जानते हैं हंसा मेहता समिति के नाम से, हंसा मेहता समिति। तो राइट आंसर यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। स्त्री शिक्षा पर पूछा गया है किससे जानते हैं? हंसा मेहता समिति से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 49, किस समिति ने कहा शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाए? तो क्या हंसा मेहता समिति, या आचार्य नरेंद्र देव समिति, या कोठारी आयोग, या फिर राममूर्ति समिति? तो देखो इसमें पूछा गया है कि शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा गया, तो किस समिति के तहत जोड़ा गया? ये जोड़ा गया राममूर्ति समिति के तहत, राममूर्ति समिति है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? राममूर्ति समिति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने ऊपर वाले का क्या बताया? हाँ, ऊपर का था हंसा मेहता समिति। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया, तो मतलब किस समिति के तहत कहा गया ये? तो देखो ये कहा गया जो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी, दुर्गाबाई देशमुख समिति है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज सभी के, आज के मतलब जितने भी सभी के सभी। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे कुछ होम साइंस से रिलेटेड, मतलब गर्भावस्था से। ऐसे मतलब 4-4, 5-5 क्वेश्चन सभी के सभी पूरे टॉपिक से उठा लेंगे, पूरे सिलेबस से, और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब नालिका का भाग नहीं है? तो देखो कीप भी है, क्या बोलते हैं, कीप या संयोजक, ठीक है, या गर्भाशय भाग, या योनि। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। जो योनि है वजाइना है, ठीक है, ये इसका भाग नहीं है, बाकी कीप भी है, ठीक है, संयोजक भी है, और गर्भाशय भाग भी है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो वजाइना है इसका भाग नहीं है, जो फैलोपियन ट्यूब है। देखो फैलोपियन ट्यूब में क्या जो अंडा होता है, फिर ठीक है, स्पर्म प्लस ओवम यहीं पर निषेचित होता है, यहीं से जाइगोट बनकर फिर जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहीं पर जाकर चिपक जाता है और वहीं पर परिपक्व होता है 9 महीने तक, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। और जो नॉर्मली गर्भावस्था मतलब गर्भकाल जो पीरियड होता है वह 280 दिन या फिर जिसको 37 से 40 सप्ताह बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52, एक शिशु का जन्म के समय भार 2 किलो है, ठीक है, तो शिशु को क्रमशः पहले और तीसरे दिन कितने तरल पदार्थ की आवश्यकता होगी? तो कितने तरल पदार्थ की आवश्यकता होगी? तो देखो यह होगी कितने 60 ml किलो प्रतिदिन, ठीक है, और 100 ml किलो प्रतिदिन। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? मतलब 60 से 100 के बीच में होगी, 60 से 100 के बीच में, 60 से 100 ml के बीच में होगी। तो राइट आंसर यही ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवास्तविक प्रसव जिसको फॉल्स लेबर बोलते हैं, ठीक है, तो के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव जिसको ट्रू लेबर बोलते हैं, ठीक है, तो की पहचान कैसे करते, मतलब कि जो फॉल्स लेबर है और ट्रू लेबर है, तो जो नर्स है, ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे कर सकती है? तो देखो नर्स कैसे पहचान कर सकती है? जो प्रगामी सर्वाइकल डायलेशन के द्वारा, किसके? प्रगामी सर्वाइकल डायलेशन के द्वारा। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के लिए पूर्वगामी कारक नहीं है? तो आपसे पूछा है कि कौन सा जो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है, ठीक है, तो उसके लिए पूर्वगामी कारक नहीं है। तो देखो क्या नहीं है?
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर और डी, कुपोषण। ठीक है, देखो एकाधिक जो गर्भधारण, ठीक है, बेबी है, और प्रीमी पैरा, ठीक है, जिसको प्रथम प्रसव के नाम से जानते हैं, ठीक है, और पहली तिमाही। तो राइट आंसर यही होगा। देखो कुपोषण का इसमें क्या, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष यह निर्धारित करता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? तो देखो कौन सा करता है, देखो कितने 3 चरण होते हैं ना प्रसव के। देखो क्या है कि यूट्यूब पर मतलब मोस्टली क्या 4 प्रसव के चरण भी बताए, परंतु देखो मोस्टली मतलब कोई टीचर मतलब 1-2 टीचर हैं, ठीक है, 4 भी बताए, परंतु देखो क्या होता है 3 ही चरण होते हैं, ठीक है, 3 ही चरण होता है। जो चौथा चरण होता है ना, वह उसमें माँ की देखभाल की जाती है, ठीक है, उसको इसमें चरण में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इसमें प्रसव के जब प्लेसेंटा वगैरह जितने भी है सब बाहर आ गए, उसमें चौथे चरण में क्या देखा जाता है कि मतलब माँ की देखभाल, कोई कण वगैरह अंदर तो नहीं रहेगा, यही सब देखा जाता है, तो उसको प्रसव के चरण में नहीं काउंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या देना है आपको? 3 ही चरण देना है। ठीक है, हाँ, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें जो गर्भवती महिला है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष यह निर्धारित करता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? तो देखो वह करता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, ठीक है, जिसमें बेबी आता है, और तीसरे में क्या आता है? तीसरे में मतलब जितने भी प्लेसेंटा वगैरह और ये वे सभी बाहर आ जाते हैं, है ना। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और है क्या? नहीं, और नहीं है। तो कैसी लगी क्लास आप सभी को बताना है, ठीक है, और क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी के सभी सब्सक्राइब कर लें। और कैसी लगी क्लास आप सभी को बताना है। कल रहने वाली है हमारी क्या बोलते हैं, साइंस की मैराथन। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से पढ़ के आना और इसको टेस्ट के तौर पर भी लगाना, कम से कम 100+ क्वेश्चंस रखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी आप सभी को क्लास सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, और अच्छे से पढ़ते रहिए मेहनत से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे, धन्यवाद।